नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? प्रैक्टिकल एफएक्यूज अंडर जीएसटी इशूड बाय आईसीएआई डिस्कस कर रहे हैं। मैं हूं सीएस के अग्रवाल और ये सीरीज हमने 1 महीने हो गए स्टार्ट किए हुए और हम लोग 104 तक डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 104 तक। और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको जरूर से विजिट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 105, whether an importer of services is liable to pay tax on reverse charge basis under GST law। देखिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है और कस्टम्स एक्ट में लिखा हुआ है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो कस्टम लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होगा और सिर्फ आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आर्टिकल 269A में लिखा हुआ है कि इंपोर्ट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, इसीलिए आईजीएसटी एप्लीकेबल है। अब आ गया ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखा हुआ कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है विथ ऑन कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो, इट विल बी ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल। इफ इट इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन देन शेड्यूल 1 एप्लीकेबल हो जाएगा, एंट्री नंबर 4। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देन इट विल बी ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो यहां पर देखिए, अगर विद कंसिडरेशन है तो सेक्शन 7 जाइए, विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 जाइए। विद कंसिडरेशन है तो बिजनेस के लिए हो या ना हो, तो मान लीजिए मैं अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं और मैंने आर्किटेक्ट की सर्विसेज बाहर से ली हुई है और मैं उसको पैसे देता हूं, तो मैं पैसे दे रहा हूं बाहर के बंदे को, और वो किस लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस, फॉर द आर्किटेक्ट ऑफ माई रेजिडेंशियल हाउस, इट विल बी ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड आई विल बी लायबल टू पे जीएसटी अनटिल अनलेस इट इज एग्जेम्प्ट। तो आपको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में भी देखना पड़ेगा, वहां पर एग्जेम्पशन हो सकता है पर्सनल सर्विस के लिए हो तो। नेक्स्ट, और है भी, आप देखिएगा वहां मिलेगा एंट्री नंबर 1 2 में, हाँ एंट्री नंबर 5 6 में कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं दिखलाता हूँ आपको, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं दिखला देता हूँ आपको। तो देखिए, सीरियल नंबर 10, सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, services received from a supplier of service located in a non-taxable territory by government this or an individual in relation to any purpose other than commerce, industry or any other business or profession। तो ये exempt है और ये चीज हमने यहाँ लिख भी दी है। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस करता हूँ फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, तो दैट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, एग्जामिशन नहीं है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल पर्पस ऑन ए कंसिडरेशन इज एग्जेम्प्ट। तो यहाँ बाय इंडिविजुअल भी लिखना बहुत जरूरी है, मैं लिख देता हूं। तो ये हमने लिख दिया। अब आइए, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 में, और विदाउट कंसिडरेशन में लिखा हुआ है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और सेक्शन 13 में लिखा हुआ है कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है, इसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स बोलेंगे। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी लॉ इन द इंस्टेंट केस द इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज लेविएबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्जेस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, टैक्सेबल है, एग्जाम नहीं है तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में। इसको मैं पढ़ने से पहले यहाँ दिखलाता हूँ। ये कहता है कि मेरी एक एंटिटी इंडिया में है और मैंने एक ओवरसीज एंटिटी आउटसाइड इंडिया भी खोली है, तो ये सेम एंटिटी हो गया और रिलेटेड हो गया, करेक्ट। अब ये ओवरसीज एंटिटी यानी कि आउटसाइड इंडिया मुझे इंडिया में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, और कंसिडरेशन नहीं ले रहा है, क्योंकि अब सेम एंटिटी है, रिलेटेड हो गया, तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा एंट्री नंबर 4 शेड्यूल 1 in the course of furtherance of business without consideration the import of services by a person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course of furtherance of business। तो ये माना जाएगा import of service schedule 1 without consideration treated as import of service liable for reverse charge, और वैल्यूएशन रूल अलग लगेगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वैल्यूएशन रूल तो लगेगा ही लगेगा, रूल 27 या 28। इन टर्म्स ऑफ सीरियल नंबर 1 ऑफ दिस नोटिफिकेशन आरसीएम ये सब लिखा हुआ है, सेम चीज है। शेड्यूल 1 मैंने आपको यहाँ पर ऊपर में बता ही दिया है। इन व्यू ऑफ द अबव उन्होंने कहा जीएसटी शैल बी पेबल बाय द इंडियन कंपनी अंडर आरसीएम टुवर्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस लोकेटेड अब्रॉड। रिलेटेड पर्सन हो गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में।
107 में देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो मैंने लिखा उसको समझिए। मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए थे 10 लाख रुपए में। जब मैं 10 लाख रुपए का गुड्स इंपोर्ट करता हूँ तो कस्टम लॉ एप्लीकेबल हो गया, जहाँ पर मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया और आईजीएसटी दिया कस्टम लॉ में, ऑन द बेसिस ऑफ 10 लाख। अब मुझे कोई टारगेट अचीव करना था, मैंने टारगेट अचीव किया एज पर एग्रीमेंट। उसने मुझे 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अब अगर 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट इशू किया तो क्या मुझे जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा? क्या ये क्रेडिट नोट जीएसटी क्रेडिट नोट है या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है? सबसे पहली बात कि जो एक्सपोर्टर है उसको इंडिया का जीएसटी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। वो अपने हिसाब से क्रेडिट नोट इशू करेगा। उस क्रेडिट नोट को इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी लॉ से लेना देना। तो बेसिकली दिस इज ए फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, और ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट अगर है तो मुझे जीएसटी आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। तो credit note issued by them is financial credit note, therefore no reduction of ITC by importer। अब एक सर्कुलर आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि ये क्रेडिट नोट अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो इसको हम इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन मान के ये मान लेंगे कि ये कोई कंसिडरेशन है, और जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर बन जाएगा और जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट बन जाएगा, और हम लोग ये चेक करेंगे वेदर इट इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और नॉट। तो what if issuance of credit note is for separate and independent transaction, then it might be treated as export of service। तो ये पूरी बातें जो हमने यहाँ लिखी है उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने समझाया भी है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, फिर बहुत कुछ है, लेकिन मैं जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है। इफ द डिस्काउंट इज गिवन बाय द ओवरसीज सप्लायर ऑफ गुड्स to the importer for performing an act not connected to goods imported, यानी कि independent, separate and independent है, then such activity would be considered as a principal transaction for consideration and hence it is a supply। Eventually the importer of goods would be the supplier of service, यानी कि recipient supplier बन जाएगा। तो वो सब टेस्ट ये सब लगाना पड़ेगा कि अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानने के लिए वो 5 कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा, वो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी तो माना जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज में भी पैसा आना चाहिए। तो ये सब कहानी है, आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आईटीसी का चैप्टर शुरू करेंगे। बीच बीच में ये जो चैप्टर है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वो नहीं करेंगे, आईटीसी शुरू करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई हैज़ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स नॉट बीन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट? तो हमने बता ही दिया था, आर्टिकल 269A में लिखा हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। और अगर ये इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इससे रिलेटेड लॉ बनाने का, इसीलिए वो आईजीएसटी में है। हेंस प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर कंटेन्ड इन आईजीएसटी एक्ट। सो थैंक यू सो मच। हमें सुनने के लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब की वीडियोस को आप शेयर कीजिए मैक्सिमम जगह में। हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, बुक्स और क्लासेस दोनों हैं, उसको जरूर से देखिएगा। सो थैंक